नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं श्री विश्वकर्मा एक बार आपका फिर से अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि संवैधानिक विकास की दृष्टि से सीरीज चल रही है हमारी, और आज जो सीरीज है वो सीरीज ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन में जो पहला शासन था 1858 भारत शासन अधिनियम, वो कंप्लीट हो चुका है। आज नेक्स्ट है उसके आगे 1861। अब क्या हुआ कि भारत शासन अधिनियम के बाद जो भारत में शासन चलाना था ब्रिटिश संसद को, तो ब्रिटिश संसद का विचार ये आया उनमें कि भारत में यदि शासन को चलाना है तो भारतीयों का प्रतिनिधित्व लाना बहुत ही जरूरी है। इस कारण ये 1861 को भारत परिषद अधिनियम के तहत जाना जाता है, क्योंकि भारतीयों को भारत परिषद अधिनियम मतलब परिषद में जो इंडियन काउंसिल थी, जो भारत में एक परिषद जो कार्य कर रही थी, उसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व लाना आवश्यक समझा ब्रिटिश संसद ने। इस वजह से ये एक्ट को पारित किया गया और इस एक्ट का नाम पड़ा 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उनके सारे बिंदुओं पर टिप्पणी करेंगे कि कौन कौन से बिंदु, क्या क्या प्रावधान लाए ब्रिटिश संसद ने और किस प्रकार से शक्तियां वायसराय को दी गई और कैसे कैसे इसमें नियम बनाए गए, इस पर चर्चा करेंगे। चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रावधान प्रोविजन, इसमें कितने बिंदु हैं, इसमें क्या क्या प्रावधान लाए गए। तो सबसे पहले प्रावधान में हम बात करेंगे कानून की। क्या बात करेंगे दोस्तों? कानून। कानून मतलब भारत में कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, में उनमें कहा कि भारत में कानून अब तक तो पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी बना रही थी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर के कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो राज सचिव को दे दिया गया। वो एक भारत का राज सचिव था जो ब्रिटिश संसद की ओर से भेजा गया था और वही भारत में प्रशासनिक शक्तियों का प्रमुख था। अब उसी के आधार पर कानून बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, परंतु अब भारतीयों का भी सहयोग जरूरी था और भारतीयों को भी कानून बनाने में प्रतिनिधित्व शामिल करना था। इस वजह से ये इसका महत्वपूर्ण विशेषता इस अधिनियम की यही थी कि इस अधिनियम की महत्वपूर्ण देन है कि भारत में जो शासन को चलाना है, भारत में नियम और कानून जो बनाना है, उसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व शामिल करना आवश्यक है। इस वजह से ये अधिनियम पास हुआ। इसके बाद इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद जैसे गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित कर सकता था। जैसे कुछ व्यक्तियों को उन्होंने नामित किया था, जैसे 1862 का है। 1862 में एक लॉर्ड कैनिंग थे जो गवर्नर जनरल के रूप में भारत में आए हुए थे, और ये जब 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था तो उनको एक उपाधि दी गई थी वायसराय की, तो अब वो वायसराय के रूप में जाने जाएंगे। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में उस परिषद में शामिल करके पहले तो उसको विस्तारित किया, उस परिषद को उसकी संख्या बढ़ाने के लिए, और विस्तारित करके 3 भारतीयों को पहली बार सम्मिलित किया। उन 3 भारतीयों में बनारस के राजा थे और पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राव थे। इनको आपको याद रखना है, तीनों के नाम आपको जरूर, कि इनको 3 भारतीय थे जो पहली बार गैर सदस्य के रूप में उस परिषद में शामिल हुए थे। इसके बाद उस विधान परिषद में मनोनीत किया गया। आज भी विधान परिषद में मनोनीत प्रक्रिया की जिज्ञासा है, मतलब प्रक्रिया चल रही है। विधान परिषद मतलब जो होता है लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होती है, उन सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है, वो है शक्तियां वायसराय की। आज भी जैसे हम लोग बात करें, राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां होती है, जैसे राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित कर रहा है, उसी प्रक्रिया को पहली जो प्रक्रिया के रूप में वायसराय के रूप में यदि जाना जाए तो वायसराय भी इस प्रकार के विधान परिषद, उस समय राज्यसभा का कोई जिक्र अभी नहीं है, इसके आने वाले अधिनियम में होगा। फिर अगर आज की वर्तमान समय में बात करेगा जाए तो राज्यपाल एक स्टेट का राज्यपाल प्रमुख होता है, और राज्यपाल जो होता है वो विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है। वही प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ मनोनीत करने की, जो मनोनीत किया गया, ठीक है, उनका कोई क्या कहते हैं चयन मनोनीत करके किया गया।
ना कि इलेक्शन करवा के किया गया। इस आधार पर उनको मनोनीत किया गया। इस अधिनियम ने मद्रास, याद रखना है आपको, मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां पुनः देकर, मतलब जो लेजिस्लेटिव जो पावर्स होती है वो पुनः देकर एक बार डिसेंट्रलाइजेशन का प्रक्रिया की शुरुआत होती है। क्योंकि वही प्रक्रिया 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो भारत में केंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। उस केंद्रीकरण प्रक्रिया को अब पुनः बदल करके एक नया सिद्धांत लाया गया, विकेंद्रीकरण, जिसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। और सभी मद्रास और बम्बई में जो प्रेसिडेंसियां होती थी, जिनको विधायी लेजिस्लेटिव जो पावर्स हैं, उनको पुनः फिर से प्राप्त हुआ शासन चलाने के लिए अपने क्षेत्रों में, और लेफ्टिनेंट नियुक्त किए गए उन क्षेत्रों में। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि बंगाल 1862 में, पहली बार बंगाल 1862 में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो है वो 1866 में, और इसके बाद पंजाब 1867 में। इसका क्रम थोड़ा सा याद रखना, आप सिविल सर्विस की यदि तैयारी कर रहे हैं जो छात्र, वो विशेषकर इसके गठन के क्रम को जरूर याद रखना कि सबसे पहले बंगाल में विधान परिषद लाई गई, फिर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में विधान परिषद लाई गई, और फिर पंजाब में गठित किया गया। इस प्रकार के हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन किया गया, विधान परिषद का गठन किया गया। इसके बाद है कि वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्ति प्रदान की गई। वायसराय ही क्या कर सकता था कि उस परिषद में कार्य संचालन को आगे बढ़ाने के लिए सारी जिम्मेदारी उसी के अधीन कर दी गई थी, वायसराय के। इसके बाद क्या है, वायसराय एक इमरजेंसी होती है देश के अंदर, आज भी इमरजेंसी पावर्स का जिक्र है। हमारे यहाँ 3 इमरजेंसी आज पावर में है। पहले भी इमरजेंसी का जो जिक्र पहली बार हुआ था भारत शासन में चलाने के लिए, भारत में केवल शासन को किस तरह से चलाया जाए, और भारत में कोई आपात इमरजेंसी मिल पड़ जाए, वो किसको शक्ति प्राप्त थी कि जो आपातकाल घोषित कर सकता है, इमरजेंसी पावर्स लगा सकता है, तो वो सिर्फ केवल एक ही व्यक्ति था, वायसराय। तो वायसराय आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति या अध्यादेश जारी कर सकता था। क्या जारी कर सकता था? आपातकाल में एक अध्यादेश। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में, सिविल सर्विस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वायसराय को आपातकालीन शक्तियों के आधार पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब प्रदान की गई, तो वो 1861 के अधिनियम के तहत प्रदान की गई। ये बात को जरूर विशेष ध्यान में रखना है। इसके बाद इसकी यदि अवधि आपसे पूछे तो करीब इसकी जो अवधि थी वो सिर्फ केवल 6 माह रखी गई थी। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वनडे एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम से लेकर के सिविल सर्विस एग्जाम तक भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पोर्टफोलियो प्रणाली है, पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब भारत में पहली बार विभाग, डिपार्टमेंट सिस्टम को लाया गया। डिपार्टमेंट सिस्टम क्यों लाया गया कि लॉर्ड कैनिंग एक वायसराय थे और वो अपने कार्य को, बोझ को कम करना चाहते थे। सारे जो विभाग बनाए जाएंगे, सारे जो क्षेत्र बनाए जाएंगे, सभी के लिए अलग अलग नियम बनाने के, जो काउंसिल के अंदर जो सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, उनके अधीन विभाग दिए जाएंगे, और वो विभाग एक व्यक्ति कई विभागों का भी क्या कहते हैं कि व्यक्ति हो सकता है कि जैसे उसे श्रम विभाग भी दे दिया जाए, उसे गृह विभाग, गृह मंत्रालय का विभाग दे दिया जाए, उसे रक्षा मंत्रालय का भी विभाग दे दिया जाए। जैसे आज हमारे पास बहुत सारे विभाग हैं और एक व्यक्ति के पास 2-2, 3-3 विभाग हो जाते हैं, तो उस समय यदि व्यक्ति नहीं अत्यधिक है हमारे पास, तो उस विभाग को एक व्यक्ति 3-3-4 विभागों को संभाल सकता था। तो वही जो काउंसिल थी, उसी काउंसिल में जो सदस्य, जो मेंबर्स थे, वो मेंबर्स क्या करते थे, विभाग उनके ऊपर सौंपे गए थे, जिससे जिम्मेदारी जो वायसराय के अंदर में थी वो कम हो चुकी थी। वो अपना बोझ कम करना चाहता था, इसलिए पोर्टफोलियो प्रणाली का गठन किया गया, शुरुआत की गई। और ये शुरुआत जो हुई, इस डेट को जरूर याद रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि ये वनडे जैसे एग्जामों में डेट जरूर पूछ लिया जा सकता है, तो वो 1859 में। तो इस प्रकार आज इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में महत्वपूर्ण चर्चा बिंदुओं पर हुई है, और फिर इसी तरह आगे सीरीज पर 1892 का भारत परिषद अधिनियम पास होके आएगा, और इस पर जो चर्चा होगी
वो हमारी नेक्स्ट क्लास पर होगी, ठीक है। और आप सभी को यदि हमारा वीडियो बेस्ट लगे तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदार, मित्र, सहपाठी जो सिविल सेवा की तैयारी करने में लगे हुए हैं और बहुत सारे वनडे एग्जाम भी देने की तैयारी में लगे हुए हैं, तो उनको जरूर ये सजेशन दो कि मेरे वीडियो को फॉलो करो और तुरंत सब्सक्राइब और लाइक शेयर करते रहो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।